एक ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज की कल्पना कीजिए जिसे लिखा तो एक अध्यक्षीय भाषण के तौर पर गया था, लेकिन जो अंततः एक ऐसा स्मारक पर्चा बन गया जिसने पूरे समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बेहद प्रसिद्ध और प्रभावशाली कृति एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की। आज के इस विश्लेषण में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे एक ऐसा भाषण जो कभी दिया ही नहीं जा सका, सामाजिक सुधार का एक बहुत ही अहम शैक्षिक अध्ययन बन गया। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब एक अध्यक्षीय भाषण को इतना खतरनाक मान लिया जाए कि उसे पढ़ने की नौबत ही ना आए। एक ऐसे मुख्य भाषण की कल्पना करना वाकई हैरान करता है जिसे मंच पर प्रस्तुत होने से पहले ही रद्द कर दिया गया हो। यह किसी रहस्य से कम नहीं लगता कि आखिर उस ड्राफ्ट में ऐसा क्या लिखा था जिसने आयोजकों के बीच इतनी बड़ी खलबली मचा दी। सच तो यह है कि यह महज एक भाषण रद्द होने की घटना नहीं थी, बल्कि यह विचारों के उस ऐतिहासिक टकराव की शुरुआत थी जिसने आने वाले समय की दिशा तय कर दी। ठीक है, तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के हमारे एजेंडे में शामिल हैं: पहला, एक रद्द किया गया अध्यक्षीय भाषण; दूसरा, मुख्य तर्कों का विश्लेषण; तीसरा, शास्त्रों को दी गई चुनौती; चौथा, महात्मा गांधी के साथ हुआ वैचारिक विवाद; और अंत में इस पर्चे की स्थायी विरासत। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, एक रद्द किया गया अध्यक्षीय भाषण। एक ऐसे भाषण की कहानी जो कभी दिया ही नहीं गया। अगर हम इस टाइमलाइन पर नज़र डालें तो चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बदलती हुई दिखती हैं। दिसंबर 1935 में सवर्ण हिंदू समाज सुधारकों के संगठन जात पात तोड़क मंडल ने डॉक्टर अंबेडकर को लाहौर में अपने वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करने का निमंत्रण दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, तनाव बढ़ता गया। मार्च 1936 तक भाषण की छपाई कहाँ होगी, इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। फिर अप्रैल आते आते आयोजकों ने भाषण से कुछ भड़काऊ अंशों और वेद शब्द को हटाने की मांग कर डाली, और अंततः इस भारी वैचारिक गतिरोध के चलते मई महीने में सम्मेलन ही पूरी तरह रद्द कर दिया गया। यहाँ इस पत्र को देखिए। दिसंबर 1935 का यह मूल निमंत्रण एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक स्रोत है। मंडल के सचिव श्री संत राम ने इसे डॉक्टर अंबेडकर को लिखा था। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में मंडल वास्तव में जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की विशेषज्ञता और उनके विचारों को मंच देना चाहता था। पत्र की भाषा काफी सम्मानजनक है, लेकिन यही वो जगह है जहां से उन वैचारिक मतभेदों की नींव पड़नी शुरू हुई जो आगे चलकर पत्रों के आदान प्रदान के जरिए एक गहरे तनाव में बदलने वाले थे। और फिर आता है ये जबरदस्त बयान, मैं एक कॉमा भी नहीं बदलूंगा। डॉक्टर अंबेडकर अपने सिद्धांतों पर पूरी तरह अडिग थे। जब आयोजकों ने भाषण के उन हिस्सों पर आपत्ति जताई जो हिंदू धर्म और शास्त्रों की आलोचना करते थे, तो उन्होंने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया कि वे किसी भी कीमत पर अपने विचारों को सेंसर नहीं होने देंगे। यह स्पष्ट रूप से एक ऐसा वैचारिक गतिरोध था जहां दोनों ही पक्ष पीछे हटने या समझौता करने को तैयार नहीं थे। इस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम का नतीजा क्या हुआ? निमंत्रण का एक दुखद अंत। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद ये दर्ज किया है कि इतिहास में शायद ये पहली बार था जब किसी स्वागत समिति ने एक अध्यक्ष को महज उनके विचारों के कारण रद्द कर दिया हो। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मुख्य तर्कों का विश्लेषण। यहाँ हम जाति की पूरी संरचना को करीब से समझेंगे। तो असल बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था का सिर्फ भावनात्मक विरोध नहीं किया, बल्कि इसका एक बेहद तार्किक और व्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जाति केवल श्रम का विभाजन यानी काम का बंटवारा नहीं है, बल्कि ये अप्राकृतिक तरीके से श्रमिकों का विभाजन है, वो भी ऊंच नीच के आधार पर। इसके अलावा उन्होंने इस मिथक को भी पूरी तरह खारिज कर दिया कि जाति नस्लीय शुद्धता बनाए रखती है, क्योंकि विभिन्न नस्लें बहुत पहले ही आपस में घुल मिल चुकी हैं। कुल मिलाकर यह व्यवस्था समाज को जोड़ने के बजाय उसे बांटने और सार्वजनिक भावना को खत्म करने का काम करती है। और ये पंक्ति सीधे उस सामाजिक और आर्थिक ठहराव पर चोट करती है जो इस व्यवस्था की देन है। ये सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रणाली है जो इंसान की क्षमता और दक्षता को मार देती है, क्योंकि लोगों को मजबूरन ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनमें उनका कोई मन नहीं लगता। इस हिस्से में डॉक्टर अंबेडकर ने चातुर्वर्ण के सिद्धांत की धज्जियां उड़ाई। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो समाज को 4 हिस्सों में बांटता है। उन्होंने एक बहुत ही वाजिब सवाल उठाया कि अगर ये व्यवस्था विफल हो जाए तो क्या होगा।
जो सबसे निचले पायदान पर हैं, उनके हितों की रक्षा कौन करेगा जब उन्हें शिक्षा पाने और हथियार रखने तक से वंचित कर दिया गया हो? ये तर्क दिखाता है कि ये प्रणाली किसी के विकास के लिए नहीं, बल्कि लोगों को शक्तिहीन बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई थी। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, शास्त्रों को चुनौती, यानी इन वैचारिक बाधाओं की असली जड़ क्या है। यहाँ शास्त्रों का संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर के तर्कों के अनुसार ये वे धार्मिक ग्रंथ थे जो जाति व्यवस्था को पूरी तरह से अचूक अधिकार और पवित्रता देते थे। उनका मानना था कि यही वो स्रोत हैं जहाँ से असमानता को कानूनी और धार्मिक वैधता मिलती है। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति ईंट पत्थर की कोई दीवार नहीं है जिसे गिरा दिया जाए। यह असल में दिमाग की एक स्थिति है। लोग जाति का पालन इसलिए नहीं करते क्योंकि वे जन्म से बुरे हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उनके धार्मिक विश्वास बहुत गहरे हैं। इसीलिए उनका तर्क था कि सिर्फ सहभोज यानी साथ बैठकर खाने या अंतरजातीय विवाह कर लेने भर से यह गहरी धार्मिक धारणा नहीं बदलने वाली। और ये यकीनन इस पूरे दस्तावेज का सबसे बेबाक और शक्तिशाली हिस्सा है। डॉक्टर अंबेडकर का निष्कर्ष था कि इस व्यवस्था को अंदर से सुधारना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि लोग उन ग्रंथों से बंधे हैं जो तर्क को कोई जगह नहीं देते। इसलिए इस ढांचे को खत्म करने का इकलौता तरीका उस आधार को ही नष्ट करना है जो इसे पवित्र बनाता है। और यही वो कड़वा सच था जिसे स्वीकार करने से आयोजक घबरा गए थे। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, महात्मा गांधी के साथ विवाद। विचारधारा के स्तर पर दो ऐतिहासिक दिग्गजों का आमना सामना। इस पूरी ऐतिहासिक बहस के केंद्र में महज 2 शब्द थे, वर्ण और जाति। गांधी जी ने वर्ण की अवधारणा को जाति के तत्कालीन दूषित स्वरूप से अलग रखा था, जबकि डॉक्टर अंबेडकर का दृढ़ विश्वास था कि दोनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं और उन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता। जब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना वो ना दिया गया भाषण प्रकाशित किया तो वो महात्मा गांधी तक भी पहुंचा। गांधी जी ने अपनी पत्रिका हरिजन में एक लेख लिखकर इसका जवाब दिया। उनका मुख्य तर्क यह था कि किसी भी धर्म का मूल्यांकन उसके सबसे खराब उदाहरणों से नहीं, बल्कि उसके सबसे बेहतरीन उदाहरणों से किया जाना चाहिए। यहाँ दोनों के दृष्टिकोणों का तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत जरूरी है। एक तरफ गांधी जी का मानना था कि वर्ण व्यवस्था केवल कर्तव्यों को तय करती है और इसमें ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर ने कड़ा प्रतिवाद करते हुए कहा कि वर्ण व्यवस्था अंततः जातिवाद में ही बदल जाती है। उनका तर्क था कि इसका मुख्य मकसद बड़े पैमाने पर लोगों को शिक्षा और आत्मरक्षा के अधिकारों से दूर रखकर उन्हें शक्तिहीन बनाना है। यह भारतीय इतिहास के 2 सबसे बड़े विचारकों के बीच एक विशुद्ध वैचारिक टकराव था। आइए देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। भाग 5, इस पर्चे की विरासत, एक स्थायी शैक्षिक और ऐतिहासिक अध्ययन। चूंकि लाहौर का वो सम्मेलन रद्द हो गया था, डॉक्टर अंबेडकर ने इस भाषण को अपने ही खर्च पर छपवाने का फैसला किया। 1937 के दूसरे संस्करण की यह प्रस्तावना खुद बयां करती है कि इस लेख को जनता से कितनी जबरदस्त और अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली थी। इसके फैलने की रफ्तार वाकई हैरान करने वाली थी। सिर्फ 1500 प्रतियों का शुरुआती अंग्रेजी संस्करण महज 2 महीनों में पूरा बिक गया। बहुत जल्द इसे पूरे देश में पढ़ा जाने लगा और गुजराती, तमिल, मराठी, हिंदी, पंजाबी और मलयालम जैसी कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। एक और खास बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जानबूझकर इसे इसके मूल भाषण वाले रूप में ही रखा, ताकि इसका सीधा असर और ऐतिहासिक संदर्भ बना रहे। इस तरह जो मूल रूप से एक विफल व्याख्यान था, वो देखते ही देखते एक ऐतिहासिक कृति बन गया। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उभरकर सामने आता है। क्या दशकों पहले रखे गए ये तर्क आज भी हमारे समाज के ताने बाने को समझने में प्रासंगिक हैं? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिर्फ इतिहास की किसी किताब का एक पन्ना नहीं है। ये एक ऐसा बौद्धिक दस्तावेज है जो आज भी समाज को असमानता की जड़ों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। इस पूरी चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि विचारों की ताकत को कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता। इस शैक्षणिक विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।